नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल पढ़ लिया था। आज का हमारा विषय है रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल की विशेषताएं हम कल पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। इससे पहले हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, रीतिकाल का समय। रीतिकाल का जो समय है वो संवत में अगर पूछा जाए तो समय होगा 1700 से 1900 विक्रमी, और यदि ईस्वी में पूछा जाए समय तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अब पढ़ते हैं हम रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है। रीति को आधार बनाकर इस काल को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? जैसा कि आप सभी ने कल विशेषताओं में देखा होगा कि इस काल में ज़्यादातर कवियों ने क्या किया है, रीतिबद्ध रचनाएं ज़्यादा की हैं। रीति निरूपक ग्रंथों की रचना इस काल में ज़्यादा हुई है और इसी आधार पर इस काल का नामकरण जो है वो रीति किया गया है। नामकरण भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, जिन कवियों ने रीति के बंधन में बंधकर, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, उन्हें आचार्य कवि, लक्षण ग्रंथकार या रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ग्रंथों ने रीति की परिपाटी पर चलकर अपने ग्रंथों की रचना की है, मतलब काव्य निरूपक ग्रंथों की रचना की है, वो आते हैं रीतिबद्ध कवियों में। अब ये रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति, भिखारीदास, ग्वालकवि, दुल्ह, रघुनाथ, रसिक गोविंद और रसलीन। दोस्तों, इन कवियों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी जाएगी। इन कवियों की एक इस तरह से लाइन बनाकर दी जाएगी, पंक्ति बनाकर आपको, कि आपको ये तुरंत नाम याद हो जाएंगे। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, रीतिबद्ध के कवियों की लाइन। देखिए, ट्रिक है रीतिबद्ध कवियों को याद करने की। केशव को मति, जसवंत और देव की चिंता हो रही थी। केशव को मति, जसवंत और देव की चिंता हो रही थी कि कहीं वे दुल्हा बनने के चक्कर में रसिक ग्वाल और रघुनाथ के कहने में आकर भिखारी न बन जाएं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। वैसे तो आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। केशव को मति, जसवंत और देव की चिंता हो रही थी कि कहीं वे दुल्हा बनने के चक्कर में रसिक ग्वाल रघुनाथ के कहने में आकर भिखारी न बन जाएं। कहीं मतलब रघुनाथ और ग्वाल उन्हें लूट न ले जाएं। देखिए, केशव से केशवदास, मति से मतीराम, जसवंत से जसवंत सिंह, देव से देव कवि, चिंता से चिंतामणि, दुल्हा से दुल्हा कवि और रसिक से रसलीन और रसिक गोविंद भी याद हो सकते हैं। रसिक से रसलीन और रसिक गोविंद। ग्वाल कवि, रघुनाथ तो है ही। देखिए, सभी आपको तुरंत याद हो जाते हैं। आगे देखिए, रीतिबद्ध के बात आती है रीति सिद्ध कवि की। अब रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? ये इनमें, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। क्या नहीं की? रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन रीति की पूरी जानकारी उन्हें थी और इस जानकारी का पूरा पूरा उपयोग उन्होंने अपने ग्रंथों में किया। इसका मतलब ये हुआ, रीतिबद्ध वो थे जिन्होंने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की, और रीति सिद्ध वे कवि थे जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन अपने काव्य में जो उनको रीति के बारे में पूरी जानकारी थी उसका पूरा पूरा प्रयोग अपने काव्यों में इन्होंने किया। उन्होंने अपने ग्रंथों में इस जानकारी का पूरा प्रयोग किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, और अन्य कवि कौन कौन से हैं? नृप शंभुनाथ, पजनेश, सेनापति, द्विजदेव, वृंद, बेनी वाजपेयी, रसनिधि। इनको याद करने की भी एक पंक्ति ट्रिक हम आपको देंगे।
चलिए पहले देख लेते हैं तीसरा वर्ग कौन सा है। तीसरा वर्ग में आते हैं रीति मुक्त कवि। अब ये रीति मुक्त कवि कौन थे? अब जो रीतिबद्ध कवि थे वो थे रीति ग्रंथों की रचना करने वाले। रीति सिद्ध कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन अपने ग्रंथों में रीति से संबंधित जितनी भी जानकारी थी उन्होंने उस अपने काव्य में उसका पूरा प्रयोग किया। जो रीति मुक्त कवि थे इन्होंने रीति ग्रंथों का ना तो जानकारी का प्रयोग किया और ना ही रीति ग्रंथों का निर्माण किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, अपने हृदय की बात मानी। इनके मन में जो आया वही उन्होंने लिख दिया। देखिए रीति मुक्त कवि, इस वर्ग के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्यांग निरूपण करने की बजाय अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। मतलब उनके मन में जो आया दुख सुख की भावनाएं उनको स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त कर दिया। अब इस वर्ग में कौन कौन से कवि आते हैं? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर को आप कैसे याद करोगे? घन ने आलम और बोधा को ठाकुर के घर बुलाया, हो गया याद। घन से घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये नाम हो ही जाएगा। घन ने आलम और बोधा को ठाकुर के घर बुलाया। ये है हमारे रीतिमुक्त कवि। केशव को मती, जसवंत और देव की चिंता हो रही थी कि कहीं वे दूल्हा बनने के चक्कर में रसिक ग्वाल और रघुनाथ के कहने में आकर बिहारी न बन जाएं। अब देखिए हमने छोड़ा था बीच में रीति सिद्ध कवि। नृपशंभु, पजनेश, सेनापति, द्विजदेव, वृंद, बेनी वाजपेयी, रसनिधि को याद करने की ट्रिक कैसे होगी? देखिए एक छोटी सी लाइन बनेगी, इससे थोड़ी सी हंसी मजाक की है, लेकिन आपको सिर्फ याद करने से मतलब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसमें सही है गलत है क्या है। नृप पजनेश के सेनापति, नृप मतलब राजा पजनेश के सेनापति द्विजदेव वृंद की बेटी रसीली की बेनी को बिहारी से छुड़वाया। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा पजनेश के सेनापति द्विजदेव, द्विजदेव कौन थे? सेनापति थे। उन्होंने वृंद की बेटी रसीली की बेनी मतलब चोटी को बिहारी से छुड़वाया। ये सिर्फ याद करने के लिए लाइन है, इससे किसी चीज़ का कोई संबंध नहीं है। आप कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। नृप से याद हो जाएगा, नृप शंभुनाथ, पजनेश कवि, सेनापति, द्विजदेव कवि, कवि वृंद, रसीली से रसनिधि, बेनी से बेनी वाजपेयी और बिहारी तो है ही। ये कितनी आसान और शॉर्ट ट्रिक है। आपको 2-3 बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा कि कौन से कवि रीतिबद्ध है, कौन से रीति सिद्ध है, कौन से रीति मुक्त है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।